जय हिंद दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं। आज सीटेट की क्लास है ये, और इसमें ये सीटेट यूपी टेट सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इंटेलिजेंस हम देखेंगे कि बुद्धि इंटेलिजेंस क्या होती है, कितने टाइप्स की बुद्धि होती है, और किस किस मनोवैज्ञानिक ने किस हिसाब से किस प्रकार की बुद्धि के बारे में बताया। तो चलिए हम देखते हैं कि आगे देखते हैं कि बुद्धि को हम बोलचाल में सोचना, सीखना, तर्क देना आदि में प्रतिदिन क्या करते हैं। सबसे पहले प्रतिदिन क्या करते हैं, बातें करते हैं इसमें, ठीक है, प्रयोग करते हैं या यूज करते हैं। बुद्धि को हम बोलचाल, सोचना, सीखना, तर्क देना आदि में, क्योंकि इसमें किसका प्रयोग होता है, बुद्धि का प्रयोग होता है, इंटेलिजेंस का प्रयोग होता है। ठीक है, सबसे पहले विनय ने बुद्धि के बारे में बताया था। बुद्धि के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, विनय ने। ठीक है, विनय वैज्ञानिक थे, उन्होंने सबसे पहले बुद्धि के बारे में बताया था। बुद्धि बुद्धि पर बहुत सारे विद्वानों ने अपने मत दिए। ठीक है, विनय के अनुसार क्या है, अच्छी तरह बाध्य करने और अच्छी तरह तर्क देने की योग्यता ही क्या है, बुद्धि है। अच्छी तरह बाध्य करने और अच्छी तरह से तर्क देने की योग्यता ही क्या है, बुद्धि है। चल, ये किन्होंने बताया, विनय के अनुसार ये डेफिनेशन है बुद्धि की। अब थार्नडाइक मतलब टी फॉर थार्नडाइक और टी फॉर थ्री से आप याद रखेंगे कि थार्नडाइक ने कितने प्रकार की बुद्धि दी, 3 प्रकार की, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक बुद्धि। यानी अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, और मूर्त कंक्रीट इंटेलिजेंस, और सामाजिक सोशल इंटेलिजेंस। सामाजिक बुद्धि के बारे में जानते हैं कि सामाजिक बुद्धि यानी कि सोशल इंटेलिजेंस क्या होता है, कि समाज में समायोजित करने के लिए हम जो बुद्धि लगाते हैं उसे सामाजिक बुद्धि कहते हैं। ओके, सामाजिक बुद्धि की सहायता से तो हम दूसरे के साथ व्यवहार करना सीखते हैं। एग्जाम्पल, ट्रेन में व्यवहार बना लेते हैं। जैसे हम क्या होता है, ट्रेन में जा रहे हैं कहीं और बस में कहीं जा रहे हैं, तो हमारे बगल वाले से हमारा दोस्ती हो जाता है, धीरे धीरे करके हम शेयर करने लगते हैं सारी चीजें। तो ऐसे ही वो एक हम सामाजिक हो गए, यानी कि सोशल बुद्धि, वो हमारी क्या है, इंटेलिजेंस बुद्धि है। उसको बोलेंगे कि हम जैसे ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं, तो वही चीजें है ना कि आप थोड़ी देर बाद देखते होंगे कि परिचय पूछते हैं, आप कहाँ से हैं, आप कहाँ से भाई साहब, धीरे धीरे करते करते हम उसके सब कुछ जान लेते हैं तो उसके बारे में। और फिर बाद में पता चलता है कि अरे आप तो मेरे रिलेटिव ही हैं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, आप तो मेरे फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, ऐसा कभी कभी हो जाता है। तो ये एक सामाजिक बुद्धि है। ये सिर्फ व्यक्तियों के पास टैलेंट होता है। भाई के साथ अलग व्यवहार, बहन के साथ अलग व्यवहार करते हैं हम, ये इंटेलिजेंस बुद्धि है। ठीक है, आगे देखते हैं कि मूर्त मूर्त यानी कि कंक्रीट व्यवहारिक बुद्धि क्या होती है। जब बच्चा अपने सामने रखी हुई वस्तुओं के बारे में सोचता है तो वह मूर्त बुद्धि का प्रयोग करता है। ओके, यानी कि जैसे हम कोई चीज को छू पा रहे हैं जो हमारे सामने दिख रही है, तो उसको ही हम क्या कहेंगे कि वो कंक्रीट कंक्रीट इंटेलिजेंस यानी कि मूर्त बुद्धि है। वो मूर्त व्यवहारिक बुद्धि इसको बोला गया, जिसमें बच्चा क्या करता है कि हम अपनी आंखों के सामने यानी कि कोई चीज जो वस्तुओं को देखता है और उसके बारे में सोचता है, तो उसको क्या कहते हैं, कंक्रीट यानी कि मूर्त रूप से दिख रही है जैसे वो, उसको बोला जाता है मूर्त व्यवहारिक बुद्धि। बच्चा पहले वस्तु स्थायित्व बनाता है तथा बाद में उन पर सोचता है, अतः ठोस वस्तुओं के बारे में सोचना मूर्त बुद्धि कहलाती है। वस्तु स्थायित्व बनाता है, उसको छू करके देख करके, और फिर उसके बारे में सोचता है वो। अब अमूर्त क्या होता है, अमूर्त सैद्धांतिक बुद्धि। जो वस्तु सामने न हो उसके बारे में सोचना अमूर्त चिंतन कहलाता है। अभी हमने देखा कि जो यानी कि बच्चा होता है वो कोई चीज को छूता है या उसको देख करके तो उसको छूता है फिर, और उसके बारे में सोचता है कि ये क्या है। लेकिन अमूर्त जो होता है, अमूर्त बुद्धि जो होती है, उसमें क्या होता है कि जो वस्तु के सामने कोई चीज नहीं होती है तो हम उसके बारे में अगर सोचते हैं तो वो अमूर्त चिंतन कहलाता है। यह एक तार्किक चिंतन है। बच्चा तथ्यों के आधार पर सोचता है। जैसे लोग ऐसे लोग प्रायः अपने विचार, कल्पनाओं एवं मानसिक प्रतिमानों के खतरे के प्रतिमानों के सहारे बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान कर लेते हैं। ओके, अमूर्त अमूर्त जो हमारा अमूर्त सैद्धांतिक बुद्धि, उसमें क्या होता है कि ऐसे लोग क्या करते हैं कि जैसे विचार करके अपनी कल्पनाओं से, मानसिक मानसिक कल्पनाओं के सहारे क्या करते हैं कि बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान कर लेते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि जो चीज हमारे सामने है ही नहीं हम उसके बारे में सोचते हैं, तो वो अमूर्त चिंतन हो गया। ठीक है, वो हमको दिखाई नहीं दे रही है, यानी कि उसको अमूर्त बोलते हैं।
आईक्यू बुद्धि लब्धि इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस क्वोशिएंट क्या है देखते हैं कि आईक्यू का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, विलियम स्टर्न ने दिया था। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, वन क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन ऐसे आ ही जाते हैं इसमें से। तो आईक्यू परफॉर्म्ड बाय टर्मन ने, आईक्यू परफॉर्म्ड बाय टर्मन, ओ सॉरी फार्मूला, आईक्यू का फार्मूला किसने दिया था, टर्मन ने। अगर पूछेगा आईक्यू का फार्मूला किसने दिया था, टर्मन। मेंटल एज किसने दिया था, अल्फ्रेड बिने ने। यानी कि बुद्धि के बारे में किसने बताया था, बिने ने बताया था जब हमने बात की। अब मेंटल एज के बारे में भी किसने बताया, बिने ने बताया। आईक्यू का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, विलियम स्टर्न ने दिया था। और आईक्यू का जो फार्मूला है अभी हम आगे देखेंगे उसको किसने दिया था, स्टर्न महोदय ने दिया था। आगे देखते हैं कि आईक्यू सन 1905 में अल्फ्रेड बिने तथा थियोडर साइमन ने औपचारिक रूप से बुद्धि का मापन सफल प्रयास किया। उसके बाद 1912 में पहली बार जर्मन मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्न ने बुद्धि लब्धि का संप्रत्य विकसित किया। ठीक है, किसी व्यक्ति की मानसिक आयु की उसकी वास्तविक आयु से भाग देने के बाद उसको 100 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, आगे देखिए फार्मूला, ये फार्मूला है। सीए मतलब यहाँ पे देखिए सीए को क्या बोला गया है, क्रोनोलॉजिकल एज यानी कि वास्तविक आयु, या आर ए बोला गया, आर ए या तो सीए आप बोल सकते हैं। सीए मीन्स क्रोनोलॉजिकल एज भी बोलते हैं उसको, वास्तविक आयु बोलते हैं। आर ए से मतलब होता है रियल एज। ठीक है, आईक्यू का फार्मूला दिया था, किसने दिया था आईक्यू का फार्मूला, विलियम स्टर्न ने। एम ए मतलब होता है मेंटल एज, ऊपर दिया गया है एम ए अपॉन आर ए मल्टीप्लाइड बाय 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आईक्यू निकल आएगा, जिसे हम अभी निकाल करके देखते हैं। जैसे जैसे क्या है, ये एक एग्जाम्पल है कि 10 वर्ष का बच्चा 15 वर्ष के बच्चे के समान सोचने की क्षमता रखता है, उसको उसकी आईक्यू यानी कि क्या होगा उसका आईक्यू, आईक्यू बराबर हम फार्मूला लगाएंगे एम ए अपॉन सी ए मल्टीप्लाइड बाई 100। एम ए क्या है यहाँ पे, मेंटल एज है। मेंटल एज कितना दिया है कि बच्चे 15 वर्ष, बच्चा कितना साल का है, 10 साल का, यानी कि उसके रियल एज क्या है, 10 साल। और बच्चे की जो मानसिक आयु है, जो यानी कि जितने जितने वर्ष तक के बच्चे के सामने समान सोच सकता है, वो 15 वर्ष है उसकी। तो हम 15 मेंटल एज अपॉन रियल एज रख देंगे, मल्टीप्लाइड 100 कर देंगे, हमारा आ जाएगा आंसर 150। अब 150 किस में आता है, वो प्रतिभाशाली है यानी कि अति श्रेष्ठ बालक है वो। ठीक है, 10 वर्ष के, इसी तरह एक और एग्जाम्पल ये देख लीजिए कि उल्टा ही इसमें पूछ लिया है कि 10 वर्ष के बच्चे में बुद्धि परीक्षण में 160 अंक लिए गए हैं, उसकी मानसिक आयु निकालना है। अब उसकी मानसिक आयु कितनी होगी, अगर 10 साल का बच्चा है और उसकी जो आईक्यू लेवल है वो 160 है, तो उसकी मानसिक आयु कितनी होगी। तो आईक्यू बराबर ये फिर एम ए अपॉन सी ए मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे, और फिर हम एम ए मेंटल एज कितनी है उसकी वो नहीं पता है हमको, वही चीज निकालना है मेंटल एज, और रियल एज हमारी 10 है, वो मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, एम ए बराबर इसको काट देंगे, एम ए बराबर आ गया 16 वर्ष। यानी 16 वर्ष 10 वर्ष का बच्चा है और वो 16 वर्ष के बच्चे के बराबर वो सोच सकता है, तो उसकी वो मेंटल एज हो गई। यानी कि जितने वर्ष का बच्चा है वो कितनी उसकी मानसिक क्षमता है उतना सोचने की, तो वो मेंटल एज निकल आई। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट ये यहाँ पे दिया गया है आईक्यू के बारे में, आप लोग ध्यान से देखिएगा। पूछा जाता है कि 70 से कम अगर है, अगर आईक्यू लेवल 70 से कम है तो उसको मंदित बालक बोलेंगे। अगर 70 से 79 है तो उसको सीमावर्ती बालक बोलेंगे, यानी कि वो सीमा पर है। 80 टू 89 निम्न औसत, और औसत किसमें बोलेंगे, 90 से लेकर के 109, ये इंपॉर्टेंट है। और 70 से कम मंदित, ये इंपॉर्टेंट है। उच्च औसत 110 से 119, और श्रेष्ठ 120 से 130 श्रेष्ठ माना जाएगा, श्रेष्ठ बुद्धि का है। फिर अति श्रेष्ठ यानी कि 130 प्लस यानी कि प्रतिभाशाली बालक बोला जाएगा। जिसे आपने केबीसी में देखा होगा, केबीसी में एक आया था, गूगल बॉय आया था, और गूगल गर्ल के नाम से ये लोग फेमस हुए थे, छोटे छोटे बच्चे थे। तो ये यानी कि इनका आईक्यू लेवल क्या है, बहुत ही ज्यादा हाई है। ये प्रतिभाशाली यानी कि गॉड गिफ्टेड बच्चे हैं, तो उनकी आईक्यू कितना होगा, 130 प्लस इनको बोला जाएगा। इनका आईक्यू कितना है, 130 प्लस। तो ये इनको बोला जाता है गॉड गिफ्टेड है, यानी अति प्रतिभाशाली बच्चे हैं। अब बुद्धि के सिद्धांत के बारे में हम देखते हैं कि बुद्धि के सिद्धांत के बारे में एक कारक सिद्धांत किसने दिया, वन फैक्टर थ्योरी। वन फैक्टर थ्योरी किसने दिया था, अल्फ्रेड बिने ने दिया था। ठीक है, एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादक बिने थे। बिने के अनुसार, बिने के साथ टर्मन, स्टर्न तथा तथा एबिंगॉस ने
उनका समर्थन किया था। एक कारक सिद्धांत में बिने ने बुद्धि को योग्यताओं का एक समुच्चय माना। ठीक है, एक कारक सिद्धांत में बिने ने बुद्धि को योग्यताओं का क्या माना, एक समुच्चय माना, जिसका उपयोग व्यक्ति पर्यावरण में से स्थिति किसी एक अथवा समस्त समस्त समस्याओं के समाधान करने में किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या है कि इसका उपयोग क्या होता है, व्यक्ति पर्यावरण में किसी स्थिति किसी एक अथवा समस्त समस्याओं का समाधान करने में, यानी कि समस्याओं का जब समुच्चय होता है उसको ये समुच्चय हो गया, या किसी एक समस्या को हल करने में जब बुद्धि का यूज किया जाता है तो उसको एक कारक बुद्धि बोला गया है। ठीक है, इसको किसने दिया, बिने के अनुसार है। अब द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था, द्विकारक सिद्धांत आप याद रखिएगा, स्पीयर मैन, स्पीयर को अलग कर लीजिए, मैन को अलग कर दीजिए, दो चीजें हो गई ना, स्पीयर अलग और मैन अलग, तो दो चीज इसमें हो गई। दो से आप टू याद रखें, दो से मतलब द्वि, यानी कि टू फैक्टर थ्योरी आप याद रख सकते हैं इसको ऐसे। अब इन्होंने इन्होंने एक इन्होंने कारक विश्लेषण के द्वारा कई प्रयोगात्मक विश्लेषण किए और इन आंकड़ों का विश्लेषण करके यह बताया कि बुद्धि को दो संरचनाओं का मूल है, यानी बुद्धि में दो प्रकार के कारक होते हैं। इन्होंने क्या बताया कि बुद्धि जो है कि दो संरचनाओं का एक क्या है कि मेल है या मूल है। ठीक है, आगे देखते हैं कि सामान्य तत्व, एक है सामान्य तत्व, ठीक है, जनरल फैक्टर, जी फैक्टर इसको बोलते हैं, और विशिष्ट कारक यानी कि स्पेसिफिक फैक्टर यानी कि एस कारक, इसको बोला गया जीएस फैक्टर। जीएस फैक्टर यानी कि समान, जी फॉर जनरल सामान्य बुद्धि, और विशिष्ट यानी कि स्पेसिफिक बुद्धि। ठीक है, सामान्य बुद्धि में क्या होता है, ये सभी कारक के मानसिक क्रियाओं के मूल हैं। ठीक है, विशिष्ट कारक में क्या होता है, इनमें जी फैक्टर उपस्थित होता है, वही अपनी मानसिक क्रियाओं को कर सकता है। आगे देखते हैं। ठीक है, ये सभी प्रकार के मानसिक क्रियाओं के मूल है। जो सामान्य कारक, जो जनरल कारक है, ये सभी प्रकार के मानसिक क्रियाओं का मूल्य है। विशिष्ट कारक क्या होता है, इसमें जी फैक्टर जिनमें उपस्थित होता है वही मानसिक क्रियाओं को क्या कर सकता है, कर सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। बहुकारक सिद्धांत क्या होता है, मल्टी फैक्टर थ्योरी क्या है, इसके फाउंडर कौन है, थॉर्नडाइक। मल्टी फैक्टर थ्योरी के जो फाउंडर है वो कौन है, थॉर्नडाइक हैं। अब इन्होंने बहुकारक सिद्धांत दिया। ठीक है, मल्टी फैक्टर थ्योरी, इन्होंने कहा कि बुद्धि में अनेक तत्व होते हैं, इन उनके अनुसार सभी तत्व मिलकर प्रत्येक कार्य करते हैं, इन सभी तत्वों से मिलकर एक सामान्य तत्व बनता है। ठीक है, 4 लेवल थ्योरी इन्होंने बताया। फर्स्ट लेवल क्या है कि व्यक्ति किसी विशेष कठिनाई स्तर तक के कितने कार्य कर सकता है। ठीक है, व्यक्ति विशेष कठिनाई स्तर तक के कितने कार्य कर सकता है, इसमें बताया कि स्तर। अब दूसरा क्या है, परास। फोर फोर लेवल थ्योरी में फर्स्ट क्या होता है कि स्तर होता है, किस स्तर तक वो कार्य कर सकता है। ठीक है, कठिनाई स्तर तक के कितने कार्य कर सकता है वो। दूसरा है परास सीमा। ठीक है, परासीमा यानी कि क्या होती है, सेकंड नंबर पे, कार्यों को उस विभिन्नता से जो किसी स्तर पर कोई व्यक्ति हल कर सकता है, किस स्तर पर कोई व्यक्ति हल कर सकता है कोई कार्य को, उसमें क्या होता है, कार्यों की उस भिन्नता से है जो किसी स्तर तक कोई कार्य व्यक्ति किस स्तर तक उसको हल कर सकता है, उसकी सीमा क्या है, उसका परास क्या है। ठीक है, थर्ड नंबर देखते हैं कि थर्ड नंबर क्षेत्र आता है, क्रियाओं की उन कुल संख्याओं से है जिन्हें हम हल कर सकते हैं, यानी कि जिस क्षेत्र तक हम उनको हल कर सकते हैं कोई क्रियाओं को, उसको क्षेत्र के अंतर्गत। अब गति क्या होता है, गति से तात्पर्य कार्य करने की गति से, यानी किस गति से हम कोई क्रिया को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब बुद्धि, बहुबुद्धि, मल्टीपल इंटेलिजेंस किसने दिया था, मल्टीपल इंटेलिजेंस बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। इनकी बुक का नाम क्या है, फ्रेम्स ऑफ माइंड। फ्रेम्स ऑफ माइंड में इन्होंने किसके बारे में बताया कि मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में बताया हार्वर्ड गार्डनर ने। 8 टाइप्स की बुद्धि इसमें बताया। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें बार बार एग्जामों से पूछा जाता है। अभी देखेंगे आगे हम। एवरीबॉडी, इन्होंने बताया कि एवरीबॉडी इज यूनिक, प्रत्येक व्यक्ति क्या है, अद्वितीय है। 8 प्रकार की बुद्धि एनसीईआरटी के अनुसार बताया। गार्डनर के अनुसार बुद्धि कोई एक तत्व न होकर भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धियों का क्या है, अस्तित्व होता है। ठीक है, प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, किसी समस्या के समाधान के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धियां आपस में अंतःक्रिया करते हुए साथ साथ कार्य करती है। ठीक है,
यानी कि बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है, बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है। जब समस्या का समाधान करना होता है तो भिन्न भिन्न प्रकार की जो बुद्धियां होती हैं वो आपस में क्या होती है, अंतःक्रिया करती हुई साथ साथ कार्य करती है। ठीक है, अब देखेंगे ये इम्पोर्टेंट है कि मल्टीपल इंटेलिजेंस में किस कौन कौन सी बुद्धि आती है। पहला नंबर है कि लिंग्विस्टिक यानी कि भाषागत बुद्धि आती है। सेकंड नंबर पे आप देखिए लॉजिस्टिक मैथमेटिकल यानी कि तार्किक गणितीय बुद्धि आती है। ये पूछा जाता है, पूछ लेगा कि मल्टीपल इंटेलिजेंस में चार ऑप्शन दे देगा, उनमें पूछेगा कि इसमें कौन सी यानी कि बहुबुद्धि के सिद्धांत में नहीं आता है। बहुबुद्धि के सिद्धांत मल्टीपल इंटेलिजेंस के सिद्धांत में कौन सी बुद्धि है जो नहीं है उस प्रकार में। ठीक है, गति संवेदी एक है, गति संवेदी बॉडली काइनेस्थेटिक। ठीक है, म्यूजिकल आता है, म्यूजिकल संगीतात्मक, अंत वैयक्तिक इंटरपर्सनल, फिर उसके बाद इंट्रा यानी कि अंतः वैयक्तिक, फिर उसके बाद प्रकृतिवादी नेचुरलिस्टिक। ठीक है, आगे देखिए अब इनके बारे में अलग अलग से जान लेते हैं कि भाषागत बुद्धि क्या होती है। भाषागत बुद्धि में विचारों को प्रकट करने तथा दूसरे व्यक्तियों के विचारों को समझने हेतु प्रवाह के साथ भाषा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस बुद्धि में सक्षम व्यक्तियों में शब्द कुशलता पाई जाती है। जैसे क्या होता है कि कोई लेखक आपने देखा होगा और कोई कवि जैसे कुमार विश्वास को देखा होगा कि उनमें क्या होता है, जब वो यानी कि कोई कथा यानी कि कोई कविता बोलते हैं तो उनमें क्या है कि उनमें पाई जाती है भाषागत बुद्धि, यानी कि उनको उस भाषा में क्या है पारंगत, यानी कि वो भाषा में पारंगत हैं, यानी कि उस भाषा में वे क्या है उनकी बुद्धि बहुत तेज है, यानी कि उसका इंटेलिजेंस काफ़ी अच्छे से वो यूज़ कर पा रहे हैं उसको। ठीक है, तो और जो कोई लेखक होता है उसको भी देखा होगा कि उसकी भाषा में लेखन में अधिक पकड़ होती है, काफ़ी पकड़ होती है। तो ये भाषागत बुद्धि हो गई, यानी कि भाषा में किसी का यानी कि पकड़ होना, वो उसको भाषागत बुद्धि कहते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल हमने देख लिया, आगे देखते हैं। आगे क्या है कि तार्किक गणितीय बुद्धि। तार्किक गणितीय बुद्धि में ऐसे व्यक्ति तार्किक तथा आलोचनात्मक क्रिटिकल चिंतन पर क्या करते हैं कि अमूर्त तर्कणा के आधार पर गणितीय समस्याओं की तरह क्या करते हैं, हल करते हैं। इसमें इसमें क्या होता है कि जैसे वैज्ञानिक हो गए, नोबेल पुरस्कार विजेता हैं जैसे एपीजे अब्दुल कलाम है, तो उनमें क्या होगा कि ये एक तार्किक क्षमता है, गणितीय तार्किक बुद्धि है। ठीक है, वैज्ञानिक जो होते हैं उनमें क्या होती है, गणितीय तार्किक बुद्धि होती है, उनके सोचने की क्षमता यानी कि तर्क के द्वारा सोचना और उसका चिंतन करना। ठीक है, गणितीय समस्याओं की अच्छी तरह से ये क्या कर पाते हैं, हल कर पाते हैं, तभी जो वैज्ञानिक होते हैं वो वैज्ञानिक होते हैं। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम जैसे थे। ठीक है, इनकी गणितीय बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि काफ़ी स्ट्रांग थी। ठीक है, अब स्पिरिचुअल क्या होता है, विजुअल यानी कि देशिक, जिसे हम देख सकते हैं। ठीक है, इस बुद्धि के द्वारा दृश्यात्मक रचनात्मक संसार के रूप में शुद्ध रूप से क्या करते हैं, हम समझते हैं। मानसिक प्रतिबिंबों को बनाने, उनका प्रयोग करने तथा उनमें मानसिक धरातल पर परिमार्जन करने की योग्यता होती है। ठीक है, जैसे कितनी कम जगह में कैसी बिल्डिंग बनानी है, यानी कि जो देशिक यानी कि दृश्यात्मक और रचनात्मक क्षमता होती है इनमें। ठीक है, जैसे विमान चालक हो गया, नए और नाविक हो गया, मूर्तिकार हो गया, चित्रकार हो गया, वास्तुकार हो गया, आंतरिक साज सज्जा के विशेषज्ञ जो होते हैं, तो उनमें कैसी विशेषता होती है, उनमें देशिक बुद्धि होती है, यानी कि स्पिरिचुअल या विजुअल इंटेलिजेंस होता है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि रचनावादी होते हैं, ये क्या होते हैं कि रचनावादी होते हैं, दृश्यात्मक क्षमता इनमें होती है, रचना करने की क्षमता होती है। जैसे विमान चालक है वो विमान के बारे में उसकी क्षमता है, और जो नाविक है वो नाव की रचना करने में, मूर्तिकार मूर्ति की रचना करने में, चित्रकार चित्र की रचनात्मक शैली होती है, वास्तुकार के पास मकान बिल्डिंग्स बनाने की जो क्षमता होती है। ठीक है, आगे देखते हैं कि शारीरिक गति संवेदी बुद्धि क्या होती है, बॉडली काइनेस्थेटिक, किसी वस्तु अथवा उत्पादन के लिए अथवा मात्र शारीरिक प्रदर्शन के लिए संपूर्ण शरीर अथवा उसके किसी एक अथवा एक से अधिक लोच, फ्लेक्सिबिलिटी अथवा पेशीय कौशल की योग्यता तथा शारीरिक गति संवेदी कही जाती है उसको, यानी कि ठीक है, अगर अपने शरीर का प्रयोग कर रहा है, शारीरिक प्रदर्शन अगर किसी उसमें हो रहा है क्रिया में, तो उसको शारीरिक गति संवेदी बुद्धि बोलेंगे। ठीक है, जैसे क्या होता है कि भागना भागना दौड़ना और क्या करना,
पायलट जो होता है, जो जिम्नास्ट होते हैं, प्लेयर होते हैं, उनमें कैसी यानी कि क्षमता होती है, शारीरिक गति संवेदी होती है, क्योंकि उनकी बॉडी जो है एक्टिव रहती है। अगर प्लेयर है तो उसका खेल में उसकी जो बॉडी है वो एक्टिव रहती है, और जो डांसर होता है वो डांस करने में उसकी बॉडी एक्टिव रहती है, तो उसको गति संवेदी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो शरीर हमारा होता है वो एक्टिव रहता है। ठीक है, आगे देखेंगे 5th नंबर पे संगीतात्मक बुद्धि, म्यूजिकल इंटेलिजेंस क्या होता है। संगीतात्मक अभिरचनाओं को उत्पन्न करने तथा उनका सृजन करने में क्षमता होती है। ठीक है, जैसे क्या होती है, लता मंगेशकर जी थी, जो गायक है, जो रचयिता वगैरह हैं, संगीतकार है, उनमें क्या होता है, संगीतात्मक इंटेलिजेंस होता है, यानी कि गायन की उनमें क्या होती, कला होती है। ठीक है, वो किस में आता है, संगीतात्मक बुद्धि में आता है। अंत व्यक्ति यानी कि अन्य अन्य व्यक्तिक बुद्धि इसको बोला जाता है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। ठीक है, अंत व्यक्ति या अन्य व्यक्तिक बुद्धि बोला जाता है, आप ऐसे याद रख सकते हैं इसको। ठीक है, इस योग्यता में, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप लोग हल्के में मत लीजिएगा। इस योग्यता में मनुष्य दूसरे व्यक्ति की अभिप्रेरणाओं, उद्देश्यों, भावनाओं तथा व्यवहारों को समझते हुए उनके साथ मधुर संबंध क्या करते हैं, बनाते हैं। जैसे मनोवैज्ञानिक हो गए, कोई परामर्शदाता हो गए, जैसे कोई पॉलिटिशियन हो गया, कोई सोशल वर्कर हो गया, जैसे जैसे रिलीजियस लीडर होते हैं, जो धर्म गुरु हमारे होते हैं, और जो मनोवैज्ञानिक होते हैं। ये क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि दूसरे व्यक्तियों की, इनकी क्या लेते हैं, हम इनसे प्रेरणा लेते हैं, या उनके उद्देश्य या उनकी भावनाओं को, जो उनके सकारात्मक विचार होते हैं, उनको हम फॉलो करते हैं। तो ये क्या हुआ कि इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में आया। अन्य व्यक्तिक बुद्धि यानी कि अन्य व्यक्तियों को कैसे ये अपने वश में कर लेते हैं, या अपने कला के जरिए कैसे ये अपने अपने भाषण के जरिए, या अपने जैसे नेता होता है, कोई भाषण देता है तो वो आपको क्या करेगा, अपने भाषण के माध्यम से अपना बना लेगा। ठीक है, यानी अपना बनाने का मतलब क्या है कि अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। कोई मनोवैज्ञानिक है, कोई परामर्शदाता है, जैसे साइकोलॉजी, ठीक है, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जैसे धर्म गुरु वगैरह होता है, तो आप इनके ही उसमें चलने लगते हैं, इनके पथ पर, क्योंकि इनमें एक इंटेलिजेंस होता है। ठीक है, उस प्रकार का। 7th नंबर देखते हैं कि अंतः व्यक्तिक बुद्धि, इंट्रा पर्सनल, यानी कि खुद में अंतः ही, अंदर ही। यह बुद्धि, इस बुद्धि के अनुसार व्यक्ति को अपनी शक्ति तथा कमजोरियों का ज्ञान हो जाता है। अपनी स्वयं की शक्तियों का क्या हो जाता है, इसमें ज्ञान हो जाता है, और कमजोरियों का ज्ञान हो जाता है इस बुद्धि में। ठीक है, इस 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 ज्ञान को वह सामाजिक अंतः क्रिया में अपेक्षा करके दूसरों के साथ मधुर संबंध बनाता है। इस प्रकार के व्यक्ति अपनी क्या करता है कि पहचान, मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थों को समझने के लिए अति संवेदनशील होते हैं। ठीक है, इनमें क्या हो, जैसे दार्शनिक हो गया कोई, जैसे कोई फिलोसफर हो गया, आध्यात्मिक जो नेता होते हैं, अध्यात्म फिलोसफर क्या करता है कि वो क्या करता है कि अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करता है, जो उसने क्या किया है कि अपने आत्मचिंतन से प्राप्त किया है, आत्मबुद्धि से प्राप्त किया है, अपनी शक्ति, स्वयं की कमजोरियों का ज्ञान उसको हुआ है, वो चीजें वो क्या करता है कि समाज में अंतःक्रिया का प्रयोग करके दूसरों के साथ क्या करता है, मधुर संबंध बनाता है। ठीक है, खुद अपने जीवन के बारे में वो जान करके फिर दूसरों को वही चीज उसको क्या करता है कि उसके बारे में वो चिंतन करता है, वो फिर दार्शनिक हो जाता है, फिलोसफर उसको बोला जाता है। ठीक है, फिलोसफर, तो ये किस में आया, अंतः वैयक्तिक बुद्धि, यानी कि खुद में, स्वयं में सोचना। ठीक है, प्रकृतिवादी बुद्धि क्या होती है, नेचुरलिस्टिक। इस बुद्धि का तात्पर्य प्राकृतिक पर्यावरण से है, हमारे संबंधों को पूर्ण जानकारी से है। ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण से हमारे संबंधों को पूर्ण जानकारी से है। ठीक है, आगे देखते हैं, इस बुद्धि का प्रयोग करके हम पशु पक्षियों तथा वनस्पतियों के सौंदर्य के बारे में सोच पाते हैं, तथा प्राकृतिक पर्यावरण में छोटे छोटे अंतर कर पाते हैं। ठीक है, ये किस बुद्धि के अंतर्गत होता है, ये नेचुरल बुद्धि के, जो नेचुरलिस्टिक बुद्धि होती है उसके अंतर्गत होता है। अब 9वां नंबर देखते हैं, अस्तित्ववादी बुद्धि। इसको बुद्धि में शामिल नहीं किया गया। आप देखेंगे कि 8 ही प्रकार की बुद्धि के बारे में बताया गया है, ये अलग से है। अस्तित्ववादी बुद्धि, ठीक है, एग्जिस्ट एग्जिस्टियल
एग्जिस्टियल, ठीक है। इस बुद्धि के द्वारा मनुष्य छिपे हुए रहस्यों जैसे जिंदगी, मौत, भूत प्रेत तथा मानव अनुभूति के बारे में क्या करते, जानने की कोशिश करते, जो छिपे हुए रहस्य होते हैं। इसको अस्तित्ववादी यानी कि अपना अस्तित्व बनाने के लिए, ठीक है, अस्तित्ववादी बुद्धि इसमें प्रयोग की जाती है। ठीक है, बुद्धि लब्धांक के आधार पर बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को घटाता है और उनके शैक्षणिक निष्पादन को क्या करता है, घटाता है। कभी भी बच्चों का वर्गीकरण क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा, हमने बुद्धि लब्धि के बारे में जाना और बुद्धि लब्धि का सिद्धांत जाना, और कई जो 8 टाइप्स की हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि दी उसको भी हमने जाना, इंटेलिजेंस के बारे में बहुबुद्धि का सिद्धांत जाना। तो ये रहा, थैंक यू सो मच।